नमस्कार। भोरे भोर में आज बहुत दिनों के बाद आपसे एक संवाद करने के लिए आया हूँ। संवाद बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और इस संवाद का सीधा असर नीतीश कुमार से है। आपने हेडलाइन तो देख ही लिया होगा, उसके आधार पर आप इतना सोचना शुरू कर चुके होंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्या इन तबादलों के चक्रव्यूह में फंसकर इस्तीफा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, ये हम अभी कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इन तथ्यों को, इन गुत्थियों को हम सुलझाते जाएंगे, आप खुद कहने लगेंगे कि हाँ, नीतीश कुमार के लिए मुश्किल दौर गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में चक्रव्यूह में उलझ करके इस तिलिस्म को तोड़ते तोड़ते नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले हेडलाइन में कर दी है। ये ऐसा तिलिस्म है जिसको तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये वो वक्त नहीं है जब 2005 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और बड़ी मजबूती से सरकार चलाए थे। 2010 भी नहीं है जब नीतीश कुमार ने सारे विरोधियों को ध्वस्त करते हुए एक बड़ी बढ़त बनाते हुए सरकार बनाया था। न 2015 का ये वक्त है जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अंगूठा दिखाया था और लालू प्रसाद के साथ आकर के उन्होंने सरकार बनाया था। और तब भी बहुमत के आंकड़े बहुत दूर तक थे, जहाँ तक पहुँचना बड़ी मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए। कोई आंकड़े उसके साथ सेट नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने ही ऐसा खेल रचा कि रातों रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। नीतीश कुमार इस तिलिस्म को तोड़ने के माहिर माने जाते थे, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। एक ऐसी अवस्था में नीतीश कुमार फंस गए हैं जो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को उनके सारे राजनीतिक सूझबूझ पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री, और इतना ही नहीं, हर दल के मंत्री, क्योंकि नीतीश सरकार में 4 दलों के लोग शामिल हैं। और इतना ही नहीं, 4 दल तो वैध रूप से हैं, अवैध रूप से भी 3 और लोग हैं जो 2 मंत्रालय में हैं और 1 मंत्रालय का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सारे लोगों को नीतीश कुमार ने अपने उस तिलिस्म में ही उलझा रखा है और ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी क्या कुछ अगला फैसला करेंगे। नीतीश कुमार ने कोरोना काल के हवाला देते हुए सारे लोगों को अपने घरों में बंद कर लिया था, लेकिन उसके बाद विभाग के कार्य हैं और नीतीश कुमार तैयारियों में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी में। अगर आप देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मौका है जब वो अपने आप को एक बार फिर से स्थापित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, अलग अलग राजनीतिक दल इस पूरे मुहिम में अपना सिक्का जमाने के फेर में है। लेकिन नीतीश कुमार चूँकि उनके हाथ में सत्ता है, इसलिए उनका पलड़ा थोड़ा भारी है। इतना ही नहीं, सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी भी है और विभाग भी उसके पास हैं, लेकिन नीतीश कुमार का पलड़ा इसलिए भारी है कि नीतीश कुमार मुखिया है बिहार में। अब इन सारी बातों को लेकर के पंचायत चुनाव के सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये एक ऐसा चुनाव है जहां नीतीश कुमार अपनी राजनीति, अपनी सियासत और अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब आप गहराई से उस पर मंथन और विचार शुरू करेंगे तो इन सारे मामलों में नीतीश कुमार इन 3 सदस्यीय पंचायत चुनाव से अपना स्थिति, स्तर और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जनाधार तलाशते हैं। कई मुखिया ऐसे होते हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थित होते हैं या फिर उनके लोगों के द्वारा समर्थित होते हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में ये सारे लोग नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इतना ही नहीं, एक विभाग और है जहां समाज कल्याण की बातें होती हैं। समाज कल्याण विभाग से कई ऐसे क्षेत्र जुड़े हुए हैं जहां सीधा असर नीतीश कुमार का पड़ता है और ये विभाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि आपने जितनी भी महिलाओं को देखा होगा, चाहे वो जीविका दीदियां हों या फिर अन्य, सारे लोगों का संबंध कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग से होता है। और इस विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार इस विभाग को सफ़ेद हाथी की तरह यूज़ करते हैं, जब जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है महिलाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उसके वोट पर राज कर रहे हैं। आज वही विभाग उनके लिए मुश्किल का कारण बन गया था। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं। एक तरफ मदन सहनी अपना प्रभुत्व और प्रभाव
जमा करके इस विभाग से नीतीश कुमार को खुश करना चाहते थे, वहीं अफसर भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को सीधे खुश करें। और इसी की लड़ाई में कहीं ना कहीं मदन सहनी हारते नजर आए थे और ऑफिसर जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीब रहते हैं, नवरत्न कहे जाते हैं, वो हावी हो रहे थे। आपको बता दें कि इस विभाग के मंत्री मदन सहनी ने समाज कल्याण विभाग से इस्तीफा देने की बात कही थी। यह ऐसा विभाग है जिसके पास कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू जिस तरह चारों खाने चित हुई, उसके पीछे सरकार का जनता के पास तक न पहुंचना रहा। सरकार अपने काम से जनता के बीच जाकर यह बताना चाहती है कि नीतीश कुमार सिर्फ काम कर रहे हैं। बिहार का पंचायत चुनाव नीतीश सरकार के लिए एक दूसरा सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल से पहले ये समाज कल्याण विभाग है जिसके मंत्री मदन सहनी हैं, उनके पास ये विभाग है। उनसे काम करने वाले लोग पंचायत चुनाव की अहम कड़ी से जुड़ सकते थे। आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या अन्य हो, इसी विभाग के तहत आते हैं और इनका सीधा रिश्ता गांव से होता है जो पंचायती राज व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें, इन सारी बातों को लेकर के अधिकारी खादान बांटते हैं और आंगनबाड़ी सहायिकाएं, सेविकाएं तथा सुविधा पहुंचाने में उनकी मदद करती हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी कोताही हो रही है और जनप्रतिनिधियों से के तरफ से शिकायत भी मिल रही थी। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं मदन सहनी एक्टिव हुए और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस विभाग से वो नीतीश कुमार के कृपा पात्र नहीं बन पाए, बेहतर काम नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिक इन्हें हटा दिया जाएगा और अधिकारी काफ़ी हावी हो गए हैं। इन सारी बातों को समझ करके उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मदन सहनी के साथ बातचीत हो गई है, लेकिन इसका एक फैक्टर और है। दूसरा फैक्टर जो है वो त्रिसदस्यीय पंचायत का है, चुनाव का है। और ये विभाग, पंचायती राज विभाग जो है, वो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग के बीच में सामंजस्य बिठाना भी बड़ा मुश्किल होगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार चाहेंगे कि पंचायती राज में जो चुनाव हो उसमें अधिक से अधिक उनके समर्थित लोग जीत करके आएँ, जिससे कि आने वाले विधानसभा या जब भी विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार करने के लिए तैयार हों, कराने के लिए तैयार हों, तब उनके तरफ झुकाव ज़्यादा हो, जिसका 2020 में उन्हें दंश झेलना पड़ा था। इन सारी बातों को लेकर के पिछले 15 साल से लगातार नीतीश कुमार बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। ये 16वां साल उनका चल रहा है। इस सारे मामलों में कहीं ना कहीं ये विभाग तो है ही, उसका शिक्षा विभाग उनके लिए एक बड़ा कारण बना हुआ था और इसके साथ ही प्रशासनिक विभाग में भी बड़े फेरबदल और उलट पुलट के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें की जा रही थी। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ आपने ये बातें सुनी होगी कि बिहार में एक बड़ा खेल चलता है और उस खेल को कहा जाता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल। इस काम को लेकर के आरसीपी सिंह पर लगातार उंगलियां उठ रही थी। कहा जाता था कि आरसीपी सिंह इस पूरे मामले को देखते हैं और वो टैक्स वसूल करते हैं। अब ये बातें खुल करके सामने आ गई हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उन्होंने उठाई थी उंगली कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़ा खेल होता है। उसके ठीक पहले आपने देवेश कुमार की भी बातें सुनी होगी। इन सारे लोगों की बातें एक साथ आना बहुत कुछ कह रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपना फोकस जीविका दीदियों को लेकर नीतीश कुमार जम करके अब उधर ध्यान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था उनके हाथ से निकल गई है और ऐसी स्थिति में समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन सारे लोगों पर अपना प्रभाव जमाना होगा। आशा दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले मुखिया हो, सभी को नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए खड़ा किया है। लेकिन जो इसमें सबसे अहम कड़ी थी वह शिक्षा विभाग भी थी, जो बाद के दिनों में नीतीश की नीतियों से काफ़ी नाराज़ चल रही है। वो शिक्षक जो नियोजित कहे जाते हैं वो आजकल नाराज़ चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, ST को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर के कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के नौरत्न हों या फिर नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट हों, ये सारे लोग अब पूरी तरह से हावी हो गए हैं और ये मंत्री और संतरी किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में
इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के इस एक्शन और इस क्रिया प्रणाली पर उंगली उठती रही है। अब एक बार फिर से जब नीतीश कुमार के करीबी ही उंगली उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर कैसे ध्यान देते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के वो फिर से कैसे समेट पाते हैं बिखरे हुए इन मोतियों को, क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए चुनौती है और इस चुनौती में कई लोग उनके सामने खड़े नज़र आ रहे हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता में उनके सहयोगी, सभी नीतीश कुमार पर उंगलियां उठा रहे हैं और सारी उंगलियां नीतीश कुमार को टारगेट कर रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चुनौती बड़ी है और इस चुनौती से कैसे निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनौतियां ही नीतीश कुमार का दूसरा नाम है और हर चुनौती में वो अपना सिक्का जमा लेते हैं। देखना होगा कि इस बार नीतीश कुमार सिक्का जमाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार एनडीए के घटक दलों को अपने पक्ष में करती जा रही है, वो अपना प्रभाव जमा पाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर के इस एपिसोड में आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारी खबरें बिहार और आपसे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।